Hello everyone, my name is Dr. Shikha Patni and the topic for today is cell membrane and its transport mechanism. So let's start. Cell membrane and transport, we will read about this topic. First of all, what is a plasma membrane? एक प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा कला होती क्या है? सभी कोशिकाएं, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो भौतिक रूप से बाह्य वातावरण से एक कला द्वारा पृथक रहती है, जैसे प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और यह एक पतली झिल्ली, ये एक पारगम सेमी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि कोशिका को चारों तरफ से घेर करके और सुरक्षा प्रदान करती है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स that forms a boundary between the cell content and outside of the cell, and it is simply called as the cell membrane. It protects the cell from the surrounding environment. बाह्य वातावरण से या सराउंडिंग जो भी एनवायरमेंट है उससे कोशिका की सुरक्षा करती है। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को एक कंपार्टमेंट की तरह बनाती है, एक अलग से कंपार्टमेंट बनाती है जो कि इसको बाह्य वातावरण से एक कोशिका के रूप में पहचानने में मदद करता है। It is a semi-permeable membrane that regulates the material that enters and exits the cell. ये एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली का मतलब है जो सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को या कुछ ही मटेरियल्स को कोशिका में आने के लिए परमिट करेगी या अलाउ करेगी, और सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को कोशिका से बाहर जाने के लिए परमिट करेगी। हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका एक एसेंशियल फीचर है उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति। All the cells or the cells of all the living animals have plasma membrane. सबसे पहले हम आते हैं functions of the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका को एक कोशिका बनाने के साथ साथ और क्या क्या फंक्शन प्ले करती है। सबसे पहले यह एक फिजिकल बैरियर बनाती है। फिजिकल बैरियर का मतलब है ये एक भौतिक आवरण बनाती है कोशिका का। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स ऑल सेल्स and physically separates the cytoplasm, which is the material that makes up the cells, from the extracellular fluid outside the cell. बाह्य का कोशिका के बाहर का जो भी extracellular fluid है, बाह्य कोशिकी आवरण है, उससे कोशिका को एक पूरा तरीके से सेपरेट करती है। ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमेबिलिटी का जैसे कि मैंने आपको मतलब बताया, ये चयनात्मक रूप से पारगम्य मेम्ब्रेन होती है। Only selective permeable meaning that only certain molecules can pass through them. Water, oxygen, carbon dioxide can easily travel through the membrane, and generally ions like sodium, potassium and polar molecules cannot pass through them. अभी हम इसे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो नेचर होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल क्यों होता है। ये सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को या कुछ ही अणुओं को कोशिका के अंदर आने के लिए परमिट क्यों करती है और कुछ ही मॉलिक्यूल्स को कोशिका के बाहर जाने के लिए परमिट करती है। सो वी विल लेटर ऑन डिस्कस इट। Another important feature of plasma membrane is the property of endocytosis and exocytosis. कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोशिका में इजीली अंदर आ सकते हैं या अंदर बाहर जा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल आल्सो एंड द नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ। लेकिन उसके अतिरिक्त जो कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोशिका में आसानी से अंदर आ नहीं सकते, उनको या आसानी से बाहर नहीं जा सकते, उनको एक एडिशनल प्रोसेस के थ्रू कोशिका या सेल जो है वो अपने अंदर अंतर्ग्रहित करती है। एंड दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है किसी बड़े आकार के मॉलिक्यूल्स को जब कोशिका अपने अंदर लेती है तो इसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंड एक्सोसाइटोसिस इज when the cell releases these material outside of the cell. So endocytosis is when a cell ingests relatively larger content, ऐसे छोटे मॉलिक्यूल जो कि कोशिका से अंदर आ या बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि कोशिका जो प्लाज्मा झिल्ली है उनके अंदर पोर साइज जो होता है वो एक लिमिटेड पोर साइज होता है which allow only limited size of molecules to enter inside the cell and move outside of the cell. तो जितने भी बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस प्रोसेस के थ्रू कोशिका के अंदर लिया जाता है, उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसके लिए कोशिका जो है वो अपने आकार में परिवर्तन करती है एंड इट फॉर्म्स अ बबल लाइक स्ट्रक्चर। एक बड़ा वैक्यूल और बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है
कोशिका अंदर की तरफ धंसती है, कोशिका की झिल्ली अंदर की तरफ धंसती है और जो भी बड़ा पदार्थ है उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लिया जाता है। So this is the process of endocytosis। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जितने भी अनवांटेड या ऐसे सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कोशिका द्वारा बनाए गए हैं और उनको कोशिका के बाहर की तरफ रिलीज करना है, उन मॉलिक्यूल्स को एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है। इसके अलावा एक एडिशनल फीचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेल सिग्नलिंग। कोशिका के मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और जनरली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोशिका के बाहर से आने वाले जितने भी सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में बाइंड करके कोशिका के अंदर तक सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। सो फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू सेल्स, cell signaling process is taken place. So by the cell signaling mechanism, the cell facilitate communication and signaling between two cells. आगे हम आते हैं प्लाज्मा कला की संरचना के ऊपर, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती कैसी है, इसकी संरचना कैसी होती है। जैसा कि हमें पता है कि प्लाज्मा कला जो है वो हमारी कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली होती है जो कि कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। इसकी संरचना समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स या बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य मॉडल है वो है फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल। तो सिर्फ हम यहाँ पर फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल को डिस्कस करते हैं। द फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1972 by सिंगर एंड निकोलसन। इसे सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल भी कहा जाता है। मोज़ेक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है। मोज़ेक का अर्थ क्या होता है? मोज़ेक का अर्थ है टाइल लाइक अपीयरेंस। आपने अपने घरों के अंदर बहुत सारे टाइल्स को एक साथ जुड़े हुए देखा होगा। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसकी जो संरचना होती है वो एक टाइल्स की तरह अपने आप को जोड़े रखने वाले मॉलिक्यूल से बनी होती है, इसलिए इसे हम मोज़ेक अपीयरेंस कहते हैं। सो फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल जो है वो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ मोज़ेक ऑफ कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो मिलकर के एक मोज़ेक के समान संरचना बनाते हैं। जो important components which are plays an important part in the formation of plasma membrane are phospholipids, cholesterols and proteins। और ये जो molecules हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूव कर सकते हैं मतलब ये आपस में एक दूसरे से इधर उधर अपनी जगह से थोड़ा सा इधर उधर मूव कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, तरलता प्रोवाइड करते हैं। So according to the फ्लूइड-मोज़ेक model, the plasma membrane is a mosaic of components, primarily phospholipid, cholesterol and proteins that move freely and fluidly in the plane of the membrane। मेम्ब्रेन के प्लेन अपनी ही जगह पर थोड़ा सा आगे पीछे या ऊपर नीचे वो मूव कर सकते हैं। It moves in a dynamic process in which phospholipid and proteins are continually sliding on each other। इस तरीके से वो मूव करते हैं कि प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। इसको हम और इंटरेस्टिंगली अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम सपोज ये अर्ध तरल अवस्था होती है, अर्ध तरल अवस्था मतलब neither it is a solid phase neither it is a liquid phase। तो जब इसके अंदर हम a gel like phase, so between the two phases solid and liquid, a gel like phase, semi solid phase। अगर इसके अंदर हम एक निडल एंटर करवाएंगे तो जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निडल के चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं। और when the needle is removed, the plasma membrane flow back together seamlessly, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जब हम निडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डालते हैं
तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, और जब निडल को वापस रिमूव किया जाता है तो बिना अपनी संरचना परिवर्तित किए वो पुनः अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाते हैं. So it is a semi-fluid model. This is the structure of the plasma membrane. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि two phospholipid molecules they are faced each other. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड की द्विस्तरीय संरचना होती है. दो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपोजिटली फेस किए हुए रहते हैं. आगे हम इसकी कंपोनेंट स्टडी करेंगे, तब हम इसे और डिटेल में स्टडी करेंगे. So these two, this one and this one, these are two layers, and both the layers they are formed by the phospholipid molecules. It is a complete phospholipid molecule. Okay, so the two phospholipid molecules they face each other. The tails of the phospholipid molecule they face each other. और इनके बीच बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कुछ प्रोटीन्स के अणु जो हैं वो हमें धसे हुए दिखाई देते हैं. These are called as the integrated और intrinsic proteins. इसी के साथ कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरी तरीके से धसे हुए नहीं होते हैं. They are superficially attached on the plasma membrane, and these proteins are called as the extrinsic proteins. Integral proteins which are completely embedded in the plasma protein, and extrinsic proteins are the proteins which are not compactly arranged with the plasma membrane. So two type of proteins are there. इसके अलावा यहाँ पे we can see various kind of other molecules like cholesterol, glycolipids, glycoproteins. If a carbohydrate is attached with the protein, it is called as glycoprotein. If the carbohydrate is attached with the lipid molecule, then it is called as the glycolipids molecule. So this is the basic structure of the semi-fluid mosaic model. अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं. जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लिपिड्स which are phospholipids and cholesterol, proteins and carbohydrate groups. सबसे पहले आते हैं हम phospholipid के ऊपर. Phospholipid molecule जो है वो that is made up of a glycerol and two fatty acid tails. ये हमारा एक phospholipid का molecule है. तो phospholipid molecule के अंदर this is called as the head of the phospholipid molecule. और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड जो होता है ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से बना होता है. एंड बेसिकली इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. हाइड्रोफिलिक का मतलब है जल स्नेही और वाटर लविंग. वाटर लविंग मतलब इट कैन रिएक्ट विथ वाटर. इट इज अ चार्ज्ड पार्ट. इट इज हैविंग अ चार्ज्ड पार्ट. और यहाँ पे ये जो दो टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, दीज आर द टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर मेड अप ऑफ fatty acids. It is having a saturated fatty acid and an unsaturated fatty acid also. So these two tails are made up of fatty acid, and these are hydrophobic in nature. ये जो दोनों पूंछ होती है ये हाइड्रोफोबिक और जल विरागी नेचर की होती है या स्वभाव की होती है. So biological membranes involve two layer of phospholipid with their tails pointing inward. इन दोनों की जो टेल होती है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है वो अपवर्ड फेसिंग रहते हैं, और जो टेल्स होती हैं उनकी वो अंदर की तरफ फेस किए हुए रहती हैं. और अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती है एक डबल द्विस्तरीय संरचना के रूप में कि उनके जो हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं या टेल होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड्स जो होते हैं, वाटर लविंग हेड्स जो होते हैं, वो बाहर की तरफ फेस किए हुए रहते हैं, जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं, वाटर हीटिंग टेल्स होती है, वो अंदर की तरफ फेस किए हुए रहती हैं. और उन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है द्विस्तरीय संरचना बनाए हुए रहती है. और कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक दूसरे तरीके का लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन रिंग से 4 फ्यूज कार्बन रिंग से मिलकर के बना होता है. ये फॉस्फोलिपिड के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. हियर वी कैन सी
यहाँ पे दो प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो हैं, इनके हेड जो हैं वो आउटवर्ड फेसिंग है और इनकी जो टेल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए रहती हैं और इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक द्विस्तरीय संरचना प्रदान करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसीडर करें और यहाँ पे हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसीडर करें, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कोशिका के बाहर वाला द्रव और इंट्रा सेलुलर मतलब कोशिका के अंदर वाला द्रव, तो दोनों ही सरफेसेस, द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस और द इंट्रा सेलुलर सरफेस, दोनों ही सरफेस जो होती हैं दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक मतलब दोनों ही सतह जो है वो पानी से क्रिया कर सकती है और इसको हम अच्छी तरीके से देखते भी हैं कि कोशिका के बाहर की तरफ भी वाटर होता है, अंदर की तरफ भी वाटर होता है। लेकिन कोशिका का जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है, या सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है, मींस इन बिटवीन द टू लेयर्स, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मतलब इट विल नॉट अलाउ द वाटर टू मूव इनसाइड द सेल इजीली। बाहर तो पानी रह सकता है, अंदर भी पानी रह सकता है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो बीच की सतह है वो पानी के इजी मूवमेंट को या वाटर के इजी मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। आगे चलते हैं हम प्रोटीन्स के ऊपर, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने उसमें देखा था लास्ट स्लाइड के अंदर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जगह जगह पर कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरीके से धसे हुए होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में एक्सटेंड पार्टवे इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रॉस द मेम्ब्रेन entirely or be loosely attached to it inside or outside phase। या तो वो पूरी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्रॉस करते हैं या फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लूजली अटैच होते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड इजीली फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरी तरीके से धसे हुए होते हैं उन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और ट्रांस मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स का बेसिक वर्क क्या है, व्हाई दे आर प्रेजेंट? ये ट्रांस मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा कला के अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स के वो अंदर जाने के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं या एक रास्ता देते हैं। मैंने आपको बताया था कि ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू गो इनसाइड द सेल। तो कुछ मॉलिक्यूल जो हैं जो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकते, उनको अंदर जाने के लिए या बाहर जाने के लिए जो रास्ता प्रदान करने का कार्य है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स करते हैं। सो दे फॉर्म अ चैनल और पोर और अ गेट। These proteins, transmembrane proteins, they allow the molecules to enter into the cell, जो कि बिना प्रोटीन्स के अंदर नहीं जा सकते। In this way, the cell controls the flow of these molecules as they enter or exit। इस तरीके से वो मॉलिक्यूल जो है कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों के ऊपर नियंत्रण करते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन भी प्ले करते हैं, सेल सिग्नलिंग, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोशिका के जो बाह्य सतह है उसके ऊपर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल कुछ प्रकार के रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरी कोशिका से आने वाले सिग्नल मॉलिक्यूल जो होते हैं उन रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं या बंध बनाते हैं और कोशिका के अंदर की तरफ कुछ सिग्नल्स भेजते हैं। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है या संपर्क होता है वो सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म के द्वारा होता है। इसी तरीके से सेल रिकॉग्निशन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी ये प्रोटीन्स जिम्मेदार होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो हियर वी कैन सी टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स। दीज आर द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इनको हम एक्सट्रिंसिक या बाह्य प्रोटीन कहते हैं और इनको हम इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग कर सकते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं या कोशिका के अंदर कंप्लीटली फिट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीटली फिट होते हैं, उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। Carbohydrate groups are present only on the outer surface of the plasma membrane and are attached to the proteins forming glycoproteins or lipid forming glycolipids। ये देखें, ये
These are the lipid molecules. These are the carbohydrate molecules. अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लिपिड के साथ अटैच्ड है तो ये ग्लाइकोलिपिड कहलाता है. अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ अटैच्ड है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है. So we have two type of carbohydrate molecules. अब ग्लाइकोप्रोटीन का जो मेन वर्क है वो क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन प्लेज अ रोल इन द इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स इंक्लूडिंग सेल अडेशन एंड द प्रोसेस विच सेल अटैचेस टू ईच अदर. ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो दो कोशिकाओं के बीच में इंटरेक्शन यानी कि संपर्क बनाए रखने में सबसे अधिक आवश्यक होते हैं. ये दो कोशिकाओं को एक आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, सेल एडहेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. So this was the structure of the plasma membrane. ये आपने एक बार फिर से अगर रिवाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे ये दो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है. इनकी जो टोटल मोटाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कंप्लीट थिकनेस है, दैट इज 75 एंगस्ट्रॉम. ये हर एक कोशिका के अंदर निश्चित होती है. टोटल 75 एंगस्ट्रॉम इनकी मोटाई होती है, जो कि हर एक कोशिका के अंदर निश्चित होती है. और ये लिपिड बायलेयर की बनी होती है. इट इज अ सेमी फ्लूइड लेयर या एक अर्ध तरल अवस्था है. नाइदर इट इज अ सॉलिड फेज, नाइदर इट इज अ लिक्विड फेज. ये बनी किससे होती है? ये फॉस्फोलिपिड के दो लेयर या दो स्तर से बनी होती है. एक स्तर जो है ये वाला है, दूसरा स्तर जो है ये है. दोनों स्तरों के बीच में जगह जगह पर प्रोटीन्स के अणु जो हैं वो धसे हुए रहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाह्य सतह होती है वो भी जल स्नेही होती है, वाटर लविंग होती है, और अंदर की जो सतह होती है वह भी जल स्नेही या वाटर लविंग होती है. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बीच वाली लेयर होती है वो जल विरागी होती है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही नेचर जो है वो यही स्वभाव जो है वो डिसाइड करता है कि किस प्रकार के अणुओं को अंदर आने देना है और किस प्रकार के अणुओं को कोशिका से बाहर जाने देना है. और कोशिका के अंदर आने जाने की जो क्रिया है, अणुओं के आने जाने की जो क्रिया है, उसे हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ये कंप्लीटली ये जो प्रोसेस होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है. As cell proceed through their life cycle, a vast amount of exchange is necessary. जैसे जैसे कोशिका अपने जीवन की सारी क्रियाओं को कर रही होती है तो उसके लिए बाहर से चीजों को अंदर आना भी आवश्यक है और कोशिका के अंदर से कुछ चीजों को बाहर निकालना भी आवश्यक है. So exchange is necessary. Transport may involve the incorporation of biological molecules, अंदर लाना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का अंदर लाना, एंड डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. ऐसे प्रोडक्ट जो कि कोशिका में अनवांटेड फॉर्म में प्रेजेंट हैं या वेस्ट रूप में बने हैं, इन चीजों को कोशिकाओं से बाहर निकालना भी आवश्यक है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स outside and inside the cell is called as the membrane transport. So membrane transport refers to the movement of the particles solute across through a membranous barrier. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक फिजिकल बैरियर, एक भौतिक अवरोध उत्पन्न करती है बाह्य वातावरण और कोशिका के अंदर के वातावरण के बीच में. तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है वो पार्टिकल्स का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है उसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं. तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है वो विभिन्न तरीकों से किया जाता है, विभिन्न प्रकार से किया जाता है. अगर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो वी कैन क्लासिफाई देम इनटू टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस लाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट वह प्रकार का कोशिका का ट्रांसपोर्ट है या स्थानांतरण की प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी भी प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है. इट डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी इन एनी फॉर्म. जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वह ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अंदर की चीजों को अंदर लाने या बाहर ले जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. इन दोनों प्रोसेसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम चलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा. पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो सबसे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है वो है हमारा डिफ्यूजन या विसरण.
विसरण या डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब वी डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। Diffusion is a process of passive transport in which molecules move from an area of higher concentration to the lower concentration, to the area of lower concentration. ये एक सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है। इसको हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम एक इत्र की बॉटल को अगर कहीं पर खोल दें तो इत्र के जो अणु हैं वो सभी जगह पर फैल जाते हैं। इसी तरीके से अगर पानी को अगर हम एक जगह फैलाते हैं तो वो अपने आप अपनी हायर कंसंट्रेशन से जहां पर पानी नहीं है वहां पर वो प्रवाहित होने लगते हैं। ये जो सिंपल प्रोसेस है इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल जो कि जिनका नेचर जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का अर्थ है जो कि वाटर लविंग नहीं होते हैं, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक सतह से दूसरी सतह पर जाने के लिए सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे कि सपोज लेकिन ये जो कंप्लीट डिफ्यूजन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन के ऊपर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हैं। धीरे धीरे बाय द टाइम ये मॉलिक्यूल जो है बिना किसी ऊर्जा की आवश्यकता के अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर डिफ्यूज होते जाते हैं और धीरे धीरे ये जो डिफ्यूजन है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। सो दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जिसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स या अणु हैं वो अपनी अधिक सांद्रता से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते जाते हैं फ्रॉम इट्स extracellular fluid to the intracellular fluid or can be reverse from the अगर concentration intracellular fluid में ज्यादा है तो they can move outside of the cell। और जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आती, इक्विलिब्रियम की कंडीशन का अर्थ है जब तक दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती तब तक डिफ्यूजन मॉलिक्यूल जो है डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो होता जाता है। डिफ्यूजन को क्या क्या चीज प्रभावित करती है? सबसे पहली चीज है द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है सांद्रण प्रवणता। दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस है, सांद्रता में कितना डिफरेंस है। अगर सांद्रता में डिफरेंस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, अगर सांद्रता में डिफरेंस कम होगा, सांद्रता के बीच में अंतर कम होगा दोनों तरफ, तो जो डिफ्यूजन है वो कम होगा। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, अधिक गर्मी के अंदर पानी जल्दी वाष्पित होता है। तो जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। दीज आर द फैक्टर्स। उसके बाद हम नेक्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके ऊपर आते हैं, ऑस्मोसिस या परासरण। परासरण के अंदर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहते हैं दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे हम बात करते हैं वाटर के मूवमेंट की अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। हमारी मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी मेम्ब्रेन है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ वाटर का जो मूवमेंट है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोसिस प्रोसेस या परासरण कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। पानी का जो नेचर है वो क्या है? इसको हम ये कह सकते हैं पानी जिधर ज्यादा होगा वहां से कम पानी की तरफ मूवमेंट करेगा। जिस तरफ ज्यादा सांद्रता होगी सॉल्यूट्स की, सॉल्यूट का मतलब है लवणों की, अगर सांद्रता अधिक होगी तो पानी उस और मूव करेगा। बात समझ में आई? अभी से हम एक एग्जाम्पल की तरह एक्सप्लेन करेंगे। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट का मतलब है
अगर हम पानी में अधिक मात्रा में नमक घोल देंगे तो कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। अगर पानी में नमक की मात्रा कम है तो कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। सो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर molecules present in the water, more salt concentration present in the water. So osmosis is the movement of water through a semi permeable. तो osmosis के लिए 3 required condition है। सबसे पहले तो ये सिर्फ water movement को decide करता है। water movement को किसके थ्रू डिसाइड करता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिसाइड करता है। और किस तरह से डिसाइड करता है? अपनी लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ। So osmosis is the movement of water through a semi-permeable membrane according to the concentration gradient of water across the membrane, which is inversely proportional to the concentration of solute. वाटर अपनी हायर कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन वाटर जो है वो कम सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से अधिक सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो these are two inversely related terms. While diffusion transport material across the membrane, osmosis transport only water across the membrane. डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस के थ्रू हम सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम 3 टर्म्स यूज करते हैं ऑस्मोसिस को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। 3 टर्म्स आर यूज्ड, hypotonic, isotonic and hypertonic are used to relate osmolarity of the cell to the osmolarity of extracellular fluid that contains the cell. अगर किसी पानी के अंदर ज्यादा मात्रा में नमक मिला हुआ है तो इस पानी को हम हाइपरटोनिक वाटर कहेंगे। और अगर किसी पानी के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है या कम मात्रा में सॉल्ट उपस्थित है तो इस प्रकार के पानी को हम हाइपोटोनिक कहेंगे या लोअर ऑस्मोलरिटी वाला वाटर कहेंगे, या अगर ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसे हायर ऑस्मोलरिटी वाला फ्लूइड कहेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर। इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड हैज लोअर ऑस्मोलरिटी। लोअर ऑस्मोलरिटी मतलब उसके अंदर कम मात्रा के अंदर सॉल्यूट उपस्थित है। बाहर के पानी के अंदर कम मात्रा में सॉल्यूट उपस्थित है, यानी कि कोशिका के अंदर ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, बाहर के पानी के अंदर ऑस्मोलरिटी कम है, यानी पानी बाहर की तरफ ज्यादा है और अंदर की तरफ कम है। तो पानी कहाँ से मूव करेगा? अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, यानी द वाटर विल मूव inside of the cell from its higher concentration to the lower concentration, again inversely to the lower osmolarity from the higher osmolarity. okay, तो अंदर की तरफ हायर ऑस्मोलरिटी है और बाहर की तरफ लोअर ऑस्मोलरिटी है, तो फ्रॉम लोअर ऑस्मोलरिटी टू द हायर ऑस्मोलरिटी. So the water move inside. In a hypotonic solution, the extracellular fluid has lower osmolarity than the fluid inside the cell. So the water enters the cell. इसलिए पानी जो है वो अंदर की तरफ मूव कर लेता है. इसी तरीके से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को देखते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हायर ऑस्मोलरिटी होती है. हायर ऑस्मोलरिटी मतलब बाहर की तरफ, कोशिका के बाहर की तरफ जो पानी है उसके अंदर हमने नमक की मात्रा ज्यादा रखी है. It is having higher solute concentration. और अंदर पानी सेल जो है उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है और सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है. तो पानी कहाँ मूव करेगा? द वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल. सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा. द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड हैविंग अ हायर ऑस्मोलरिटी देन द साइटोप्लाज्म. Therefore, the fluid contains less water than the cell does. So the water moves outside of the cell and the cell shrinks. जो cell है वो सिकुड़ जाती है. Next is the isotonic solution. Iso means equal, समान. इस
इस प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर कोशिका के बाहर और अंदर दोनों तरफ जो सोल्यूट्स हैं या जो हमारा सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो इक्वल होता है। सो वाटर कंसेंट्रेशन जो है वो भी इक्वल होती है। सो वाटर डजंट, जो वाटर है वो ना तो बाहर की तरफ मूव करता है ना वो अंदर की तरफ मूव करता है। हालांकि जो वाटर है उसका क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू वो अंदर और बाहर मूव करेगा, बट जो नेट रिजल्ट है, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर है वो 0 होता है। In an isotonic solution, the extracellular fluid has the same osmolarity as the cell. If the osmolarity of the cell matches that of the extracellular fluid, there will be no net movement of water. वहाँ पे net movement water का जो है वो will be 0. इस प्रकार के solution को हम isotonic solution कहते हैं। Then we come on to the facilitated transport. अब मैंने आपको बताया जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो उन प्रकार के मॉलिक्यूल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है जिनका नेचर जो है नॉन पोलर होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको इजीली अंदर और बाहर आने जाने के लिए परमिट करती है। उनको किसी भी प्रकार की, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, उनको किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सभी कोशिका के अंदर आने जाने वाले सभी मॉलिक्यूल्स का जो नेचर होता है वो नॉन पोलर नहीं होता। कुछ पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर इटसेल्फ, वाटर हैज सम चार्ज, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी इजीली कोशिका के अंदर और बाहर आ जा नहीं सकता। इसके लिए कोशिका के अंदर कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्वापोर्स बनाते हैं। तो इन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का जो इनर साइड होता है वो चार्ज होता है। मैं इसको आपको एक बार एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर का वातावरण जो है वो हाइड्रोफिलिक है, अंदर का वातावरण जो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन बीच का जो वातावरण है या बीच की जो लेयर है हाइड्रोफोबिक नेचर की है। इसलिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोशिका के अंदर सीधे रूप से आ जा नहीं सकते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स को कोशिका के अंदर प्रवेश कराने के लिए जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं दे फॉर्म अ चैनल। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स को भी कोशिका के अंदर आने के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके अंदर एक्वापोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्वापोरिन्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं एंड दे प्रोवाइड अ चार्ज सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एक चार्ज सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिनकी वजह से वे कोशिकाओं में प्रवेश कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज चार्ज मॉलिक्यूल्स द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन मूव इनसाइड द सेल। सो इन मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए बिकॉज देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम facilitated transport कहते हैं। A process by which molecules are transported across the plasma membrane with the help of membrane proteins. Membrane proteins की वजह से वह एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में कैपेबल हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट है उनको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए दिस टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये अक्रिय ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है या इट डजंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। Unlike simple diffusion, where the material pass through a membrane without the help of protein, in facilitated transport, also called facilitated diffusion, material diffuse across the plasma membrane with the help of membrane protein. यहाँ पे उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जाने के लिए कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर बाहर जाने के लिए अब अंदर आने और बाहर जाने वाले अणु का निर्भर होना किस बात पर डिसाइड करता है, कितने प्रोटीन चैनल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर में उपस्थित हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो रेट है वो किस बात पर भी निर्भर करेगी, कितने प्रोटीन चैनल्स वहां पर उपस्थित हैं। तो ये दो चीजों पर निर्भर करती है, कंसेंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिंग मटेरियल एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द कैरियर प्रोटीन। उसके बाद हम फाइनली आते हैं द लास्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय ट्रांसपोर्ट होता क्या है? Active transport is the movement of molecules across a membrane from a region to the lower concentration to the region of higher concentration, or we can call it as against the concentration gradient. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि अगर हमको पानी को नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित करना है, जैसे नॉर्मली अगर झरने की बात करें तो पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, वहां पे हमको किसी तरीके की ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इट इज फ्लोइंग फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन अगर पानी को आपको टंकियों में भेजना है या आपको वाटर टैंक्स को फिल करना है, तो आप उनको कैसे फिल करेंगे? वी रिक्वायर अ पंप और अ मोटर, और ये मोटर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से एक फोर्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो अपनी लोअर कंसेंट्रेशन की से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से सेल या कोशिका के अंदर या बाहर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिनको अपनी लोअर कंसेंट्रेशन यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना होता है, कुछ आवश्यक कार्यों को करने के लिए, या कोशिका के अंदर पीएच को मेंटेन करने के लिए, या किसी भी अन्य चीज की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जब हम चीजों को प्रवाहित करते हैं या मॉलिक्यूल्स को भेजते हैं, तो वी रिक्वायर एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज गिवन बाय एटीपी और इन द फॉर्म ऑफ cellular energy. So active transport requires cellular energy to achieve this movement, and again this is against the concentration gradient. Concentration gradient का मतलब है दोनों तरफ कोशिका के अंदर और बाहर की तरफ जो सांद्रता में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हमको मॉलिक्यूल्स को भेजना है। इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो हमें कोशिका में देखने को मिलता है सोडियम पोटेशियम पंप के रूप में। दिस इज कॉल्ड एज Na+K+ एटीपेज पंप। ये एक ऐसा पंप है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को मेंटेन करता है लिविंग सेल्स के अंदर। हर एक कोशिका के अंदर कुछ आयंस उपस्थित होते हैं, अंदर और बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ हमें आयनों को भेजना है, उनकी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, और अंदर से बाहर की तरफ भेजना है from their lower concentration to the high concentration, and this is done by some pumps. और ये पंप जो होते हैं अगेन these are made up of protein molecules, ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो कोशिका के अंदर से 2 पोटेशियम आयंस को बाहर की तरफ भेजता है, जबकि द सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो बाहर से 2 पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ भेजता है, जबकि 3 सोडियम आयंस को कोशिका के बाहर की तरफ भेजता है। द सोडियम पोटेशियम पंप मूव्स 2 पोटेशियम इनटू द सेल व्हाइल मूविंग 3 सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल। दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप। इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी कोशिका जो है वो समुद्र के अंदर इवॉल्व हुई है। It is a postulate that the cell originate in the saline water, sea water के अंदर, यानी कि हमारी कोशिका का जो बाहरी वातावरण है उसके अंदर हमेशा सोडियम की मात्रा जो है वो बाहर होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर we have plenty of sodium molecules, बाहर की तरफ कोशिका के अंदर सोडियम की मात्रा अधिक होती है। इसी तरीके से पोटेशियम की मात्रा या पोटेशियम अणुओं की मात्रा हमारी कोशिका के अंदर की तरफ अधिक होती है। पोटेशियम मॉलिक्यूल्स आर मोर इनसाइड द सेल। अब हमको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत पोटेशियम मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर की तरफ लाना है और सोडियम मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर की तरफ लेके जाना है। अंदर सोडियम की मात्रा कम है, बाहर पोटेशियम की मात्रा कम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओनली 3 or 2 molecules of potassium can be seen। यहाँ पे ओनली few molecules of sodium can be seen। बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या करता है, 3 मॉलिक्यूल सोडियम जो है वो अंदर की तरफ सोडियम पंप से जाकर के बाइंड होते हैं
और जैसे ही बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी, यहाँ पे इनको एनर्जी दी जाती है, एटीपी की मदद से इनकी संरचना में एक परिवर्तन होता है, देयर इज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन देयर स्ट्रक्चर। और इस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से जो पंप है वो इन्वर्ट हो जाते हैं, बाहर की तरफ हो जाते हैं, लिविंग ऑल द सोडियम मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ द सेल, सोडियम मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। जब ये बाहर छोड़ते हैं तो जो पोटेशियम मॉलिक्यूल्स हैं दे बाइंड ऑन टू द अदर सरफेस, वहां पे जाकर के बाइंड हो जाते हैं, टू पोटेशियम मॉलिक्यूल्स बाइंड, और टू मॉलिक्यूल्स बाइंड होने के बाद में दे द एटीपी चेंजेस टू एडीपी, और यहाँ पर ये वापस कंफर्मेशनल चेंज होता है और जो पोटेशियम मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर की तरफ भेज दिया जाता है। सो इट एक्सचेंज 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स फॉर 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स, 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स का 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स के साथ में एक्सचेंज हो जाता है फ्रॉम देयर लोअर कंसेंट्रेशन टू देयर हायर कंसेंट्रेशन। और इस क्रिया के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो काम में आ जाता है। इस प्रकार के पंप को हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, और इसमें क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए हम इसे सक्रिय ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वो किस तरीके से सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करती है। अब हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं पूरे चैप्टर का। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि कोशिका को घेरे हुए रहती है। ये कोशिका को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, जिससे कोशिका के अंदर व बाहर आने वाले पदार्थों का नियमन किया जाता है। सभी कोशिकाओं के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इट फॉर्म्स अ फिजिकल बैरियर, इट इज सेलेक्टिवली परमेबल। एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले करती है वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का है। जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स या बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कोशिका के अंदर और बाहर लाने के लिए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस की मदद ली जाती है। सेल सिग्नलिंग दो कोशिकाओं के बीच में आपस में कम्युनिकेशन के लिए जिस क्रिया का यूज किया जाता है उसे हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट मॉडल है दैट इज द फ्लिट-मोज़ेक मॉडल। फ्लिट-मोज़ेक मॉडल जो है वो 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। और फ्लिट-मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक मोज़ेक फॉर्म में व्यवस्थित होती है, और ये एक सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड मीडियम प्रोवाइड करती है। सो एक मोज़ेक फ्लूइडिटी या फ्रीली मूवेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, और ये बेसिकली बनी होती है फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन से। सभी मॉलिक्यूल जो हैं आपस में एक दूसरे से मोज़ेक के रूप में अटैच होते हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। दोनों लिपिड मॉलिक्यूल जो हैं वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे को फेस किए हुए रहते हैं। एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर एक हेड होता है जो कि ग्लिसरॉल का बना होता है। ये हाइड्रोफिलिक हेड जो है ये वाटर लविंग होता है, जबकि इनकी जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो फैटी एसिड की बनी होती है और हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्विस्तर बनाती है तो इनकी जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, और अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनवायरनमेंट है वो हाइड्रोफोबिक बनाती है। प्रोटीन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उनको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। जो कि बाहर के ऊपर व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम जो बाहर की ओर उपस्थित होते हैं उन्हें हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। उसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन्स के साथ में बंधे हुए होते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, और ऐसे प्रोटीन जो कि लिपिड्स के साथ में बंध बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं, और ये सेल्स को आपस में एक दूसरे से जुड़ने में मदद करते हैं। अब हम आते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की तरफ। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी इम्पोर्टेंट चीज का एक्सचेंज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, and this is done by the membrane itself. This is called as the membrane transport.
सबसे पहला जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का तरीका है दैट इज डिफ्यूजन. इट इज अ पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स दे मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. Osmosis is the movement of the water from the low solute concentration to the higher concentration, or we can say that the movement of the water molecule from the higher concentration of water from the lower concentration of the water. इसी के बेसिस पे हम तीन तरीके के सॉल्यूशन कैटेगराइज करते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विच इज हैविंग लेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, और लोअर ऑस्मोलरिटी सॉल्यूशन जो होते हैं उनको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विच इज हैविंग हायर ऑस्मोलरिटी और हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन जिसके अंदर होती है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स. Facilitated transport के अंदर we require a membrane protein to transport molecule from inside and outside of the cell. और इस ये because it doesn't require any form of energy, this is called as the passive transport. Active transport is the movement of molecule across the membrane from their lower concentration to the higher concentration with the help of cellular energy. Sodium potassium pump is the example of the active transport we have already discussed. So this is all about the transport mechanism and the cell membrane. Thank you so much.